आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिमांड। ठीक है, डिमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है, दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर। ठीक है, यानी कि इच्छा और मांग में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिमांड का डेफिनेशन, यानी कि मांग की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मांग की विशेषता क्या है। ठीक है, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच इज रिलेटेड टू डिमांड। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, और बीच में हम डिक्टेट भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 पेपर हैं आपके एग्जाम्स के, तो इसके लिए एक सेपरेट कॉपी रखिए, ताकि ड्यूरिंग द क्लास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, जो हम बताते हैं, वो आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए एक जगह। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन फिर आसान होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ठीक है, ये सोच के नहीं बैठना है कि अभी क्लास में तो हो गया, समझ में तो आ गया, क्योंकि इवेंचुअली जब आप हर दिन नए टॉपिक पढ़ेंगे तो जो पुराने टॉपिक है वो आप भूल जाएंगे। वो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, लोग भूल जाते हैं, तो आपको याद रहे इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, और बाकी अगर कोई डेफिनेशन है इस तरह का है तो वो हम क्लास में डिक्टेट करेंगे, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में एक और चीज बता देते हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वो अलग अलग टॉपिक पे अपना डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोई एक टॉपिक की परिभाषा है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन दिया था, मतलब ये परिभाषा किसने लिखी थी, किसका डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारा आप याद नहीं कर सकते, तो जो भी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो कोशिश हम करेंगे क्लास में डिस्कस करें, और आप लोग ये कोशिश करिए, कोशिश नहीं करिए बल्कि कॉपी में उसको लिख लीजिए नोट्स के तरह पे। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह आपके पास है, लेकिन एज अ क्विक रिवीजन नोट्स वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे जब आप बैठेंगे, इतना सारा बर्डन रहेगा, तो ये अगर पॉइंट वाइज लिखा हुआ रहेगा आपकी कॉपी पे तो वो आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन में। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स में क्या होता है ना कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम अगर कोई भी होता है तो हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि ऐसा दिमाग में एक नोशन है, एक विचारधारा बनी हुई है कि अरे 4 ऑप्शन रहेगा, एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी का हो, नेट का हो, कोई भी हो, ठीक है, वो इवेंचुअली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप उसमें चारों ऑप्शन एग्जाम में देखेंगे ना तो वो आपको एक से लगेंगे। ठीक है, तो आप तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं जब आप बिल्कुल अच्छे से गहराई से थॉरली इस टॉपिक को पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास जब भी हम लोग करेंगे तो वो बहुत स्लो में होगा, क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, और बहुत डिटेल में होगा, कि अगर कोई छोटा से छोटा सवाल भी आपसे पूछा जाता है कहीं पे एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज डिमांड, मांग। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग दिन भर बहुत सारी चीज, मानिए कि हम सोचते हैं, ठीक है, हम एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन है, और हम सोचते हैं कि हमको एक मर्सिडीज कार चाहिए। ठीक है, मानिए कोई और इंसान है, एवरेज सैलरी वाला इंसान है, ठीक है, 20,000 रुपीज एक महीने में वो कमाता है। ठीक है, और वो सोचता है कि भाई हमको तो एक 10 करोड़ का बंगला चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले 3 सिचुएशन यहाँ पे लेंगे, उसको लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि डिमांड क्या है, ठीक है, यानी कि मांग क्या है, और मांग और इच्छा, ठीक है, यानी कि डिमांड और डिजायर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ठीक है, और मिस्टर जेड। ठीक है, ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स एक ऐसे इंसान है कि जिनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके पास मीन्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग में ये क्या सोच रहे हैं कि हमको तो भाई एक मर्सिडीज लेना है इस बार। ठीक है, मिस्टर वाई एक ऐसे इंसान है ना कि जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं चाहते, पैसा बहुत है। ठीक है, आप मिस्टर जेड की बात करते हैं तो मिस्टर जेड के साथ क्या है ना कि इनके पास पैसा भी है, ठीक है, और इनकी इच्छा भी है एक मर्सिडीज खरीदने की। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशन में ना, यहाँ पे ये जो मिस्टर एक्स सोच रहे कि हम एक मर्सिडीज ले ले, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे मर्सिडीज जो है ना वो इनकी मांग नहीं है। ठीक है, मर्सिडीज इनकी मांग नहीं है, मर्सिडीज खरीदना इनकी इच्छा है। ठीक है, यानी कि डिजायर है, ऐसा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहने से नहीं होता है सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर वाई है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, यानी कि परचेजिंग पावर है। ठीक है, वो दे सकते हैं पैसा, लेकिन वो चाहते ही नहीं है खरीदना। ठीक है,
अब मिस्टर जेड की बात करेंगे कि इनके पास रिसोर्सेज भी है, पैसे भी हैं, ठीक है, और ये खरीदना भी चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इच्छा हो, ठीक है, और देने के लिए रिसोर्सेज हो यानी कि पैसा हो, तब ये मिलके बनती है डिमांड यानी कि मांग, ठीक है। तो इसीलिए इच्छा में, ठीक है, और मांग में अंतर होता है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो डिमांड क्या होती है, डिमांड का मतलब हो गया कि डिजायर विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू परचेज, ठीक है, कि इच्छा है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली रिसोर्स यहाँ पे पैसे हैं, किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होती है, ठीक है। और हिंदी में अगर हम बोले तो मांग क्या है, मांग एक प्रभावी इच्छा है, प्रभावी कब होगी, ठीक है, आप इच्छा भी रखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास क्षमता भी है, ठीक है, क्षमता भी है उसके लिए पैसे पे करने की, ठीक है। तो इसी के लिए याद रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, मांग और इच्छा के बीच में अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है, ठीक है, कि आप सक्षम है कि नहीं, आपके पास परचेजिंग पावर है कि नहीं, आप उसके लिए पे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इच्छा आपकी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक जब एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, तो बहुत सारी चीज की इच्छा होती है कि ये कर ले, ये खरीद ले, यहाँ पे घूमने के लिए चले जाए, लेकिन वो सारी चीज हम लोग करते नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट में भी अगर हम जाते हैं ना, तो स्पेशली लेडीज की बात करें तो जब बहुत सारी विंडो शॉपिंग करते हैं, मतलब अलग अलग दुकान में जाते हैं, ठीक है, और हर चीज देखते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज देख रहे हैं, दिमाग में इच्छा हो रही है कि ये लेते, ठीक है, लेकिन हर एक इंसान के पास, ठीक, उनकी बात हम नहीं करें कि जिनके पास सैलरी कम है, हर एक इंसान का अपना एक बजट होता है, ठीक है, तो आप उस बजट से ही चीजें खरीद सकते हैं। जो आप फाइनली पैसे दे के खरीद लेते हैं, ठीक है, वो आपकी डिमांड है। अगर आपके मन में वो चीजें इच्छा है कि हमको खरीदना है, लेकिन आप सक्षम नहीं है, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो फिर वो जो है वो एक प्रभावी इच्छा नहीं है, यानी कि वो डिमांड नहीं है। अगर इच्छा प्रभावी हो, मतलब आपके पास सक्षमता है, आप पेमेंट कर सकते हैं, तब भी वो डिमांड बनती है, ठीक है। तो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोजमर्रा में हम लोग बहुत सारी इच्छा रखते हैं, ठीक है, तो इच्छा बहुत सारी रखते हैं, लेकिन क्या है, हर एक इच्छा जो है ना वो मांग नहीं है। एवरी डिजायर इज नॉट अ डिमांड, ठीक है। तो मांग क्या है, पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। और तो मांग क्या हो गया ना, कि इच्छा है और सक्षम है, मतलब डिजायर है और आपके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो उस परचेजिंग पावर से आप जितनी भी चीज खरीदते हैं वो आपकी डिमांड है नॉर्मल भाषा में, ठीक है। और अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दैट अ पर्सन विशेस टू परचेज एट द गिवन प्राइस, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन मार्केट पीरियड, ठीक है। और मार्केट पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग डिमांड की बात करते हैं और कोई भी चीज खरीदने की बात करते हैं, नॉर्मली इन पर्सन भी आप देखेंगे, तो क्या होता है ना कि सबसे पहली चीज, ठीक है, जो दिमाग में आती है वो आती है कि भाई दाम कितना है इसका, ठीक है, और चाहे वो कोई छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, ठीक है। सब्जी के बाजार भी जब हम जाते हैं ना, तो टमाटर खरीदने से पहले 2 से 3 दुकान लोग पूछते हैं, ताकि प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर कर सके, कहाँ पे कम में मिल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वालिटी भी है उसमें एक फैक्टर, ठीक है, कि आप देखते हैं कि कहाँ पे अच्छा टमाटर है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह पे सेम टमाटर है और आप देख रहे हैं कि एक जगह पे आपको 20 रुपए मिल रहा है, दूसरी जगह 25 रुपए, तो ऑब्वियसली आप 20 रुपए जहाँ पे मिलेगा वहीं पे लेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज की मांग जो होती है ना, वो हमेशा उसके मूल्य से, उसके दाम से, उसके प्राइस से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, तो वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसा कि हम बोल रहे थे कि जो अर्थशास्त्री है उनका जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग जितने भी लोग क्लास में हैं, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन है मेयर्स, ठीक है, स्पेलिंग हम लिख देते हैं इंग्लिश में भी, जिन लोग इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेयर्स का डेफिनेशन है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में करके आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है मेयर्स का, ठीक है। तो डेफिनेशन है वस्तु की मांग, वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है, वस्तु की मांग
उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है जिन्हें जिन्हें क्रेता, क्रेता यानी कि कस्टमर होता है जो खरीद रहा है, खरीदार है, ठीक है, ये स्पेलिंग है, जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर, जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर किसी एक समय में, किसी एक समय में तत्काल तत्काल खरीदने के, तत्काल खरीदने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे जो लोग लिख रहे हैं। वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर किसी एक समय में तत्काल खरीदने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है तो गिव अ थम्स अप इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स पे एक थम्स अप आप दे दीजिए लिख के, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अभी अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना वो है मांग के लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स ऑफ डिमांड। मांग के लक्षण या विशेषताएं, या जिसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड फिर से एक बार हम डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। डिमांड क्या होती है? एक कस्टमर दिए हुए दाम पे, ठीक है, दिए हुए टाइम पे किसी वस्तु को कितना खरीद रहा है, उसका कितना यूनिट खरीद रहा है, या केजी में मिलता है तो कितने केजी खरीद रहा है, ठीक है, वही उस वस्तु की मांग होती है। तो यहाँ पे दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो है दाम यानी कि प्राइस। ठीक है, तो डिमांड हमेशा प्राइस के रिस्पेक्ट में यानी दाम के साथ ही पड़ते हैं। क्योंकि अभी जैसे हम एग्जांपल बता रहे थे ना कि आप एक टमाटर भी खरीदते हैं तो दो दुकान पूछ के खरीदते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे कम में मिलेगा वहां पे लेंगे। ठीक है, और दूसरा है दिए गए समय पे टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी बहुत सारी चीज चेंज होती है, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, तो दिस इज डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दैट अ कंज्यूमर परचेजेस at given set of prices, ठीक है, in a given market at given point of time। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इच्छा और मांग में अंतर होता है। ठीक है, एक इंसान बहुत सारी चीज की इच्छा कर सकता है, लेकिन मांग यानी कि डिमांड उसमें से कुछ चीज की ही होती है। ठीक है, दूसरा मांग क्या है? एक प्रभावी इच्छा है। प्रभावी मतलब जो प्रभाव में आ गई, आप पैसा दिए और आप चीज खरीद लिए। ठीक है, तीसरा है मांग निकटता से मूल्य से संबंधित है। जैसे कि हम बता रहे थे डिमांड हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है। ठीक है, और ये चीज आप नॉर्मली एक्सपीरियंस भी करते हैं। ठीक है, हर इंसान एक कस्टमर है, हम लोग सामान खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस मैटर करता है, दाम मैटर करता है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि खरीदना है, नहीं खरीदना है, या अगर खरीदना है तो कितना खरीदना है। तो वो जो हम लोगों का डिसीजन होता है वो प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे हम बताएं कि मांग जो है वो समय विशेष से संबंधित होती है, टाइम से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज है ना कि फॉर एग्जाम्पल दवाई, तो वो आपको तभी चाहिए जब आप बीमार हैं। ठीक है, नॉर्मल में अगर आपको कोई बोल रहा है कि जाइए पैरासीटामोल ले लिए, तो आप बोलेंगे कि हम क्या करेंगे उसका। ठीक है, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम डिमांड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मांग के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड, ये डिमांड से ही रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ डिमांड एक एक करके बोर्ड पे जो उसके पॉइंट्स है वो हम लिखेंगे, आप लोग वो कॉपी पे उतार सकते हैं और एक्सप्लेन हम करेंगे उसको। ठीक है, तो मांग के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिमांड आप लिख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मांग अलग अलग तरह की होती है इसलिए ना, क्योंकि जो उपभोक्ता है यानी कि जो कंज्यूमर है ना वो अलग अलग कैटेगरी के। ठीक है,
अलग अलग कैटेगरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होता है कि वो सामान खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए आप ले रहे हैं, आप उसको यूज करेंगे। कुछ लोग होता है ना कि जैसे कि जो उत्पादन होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, उत्पाद करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो लोग अपने यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो लोग उसको यूज करके और कुछ सामान बना के बेचने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर किस कैटेगरी का है, ठीक है, और इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन वस्तुओं की मांग, ठीक है। तो पहला जो टाइप है दैट इज उपभोक्ता वस्तुओं, नीचे लिख दे रहे हैं हम इसके, और उत्पादन वस्तुओं की मांग। तो इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं ये, इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि डिमांड का डेफिनेशन, मांग का डेफिनेशन तो पढ़ लिए, ठीक है, कि अलग अलग कीमत पे, ठीक है, कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो कितनी क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी चीज की खरीदता है अलग अलग दाम पे, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी बाजार है, इसमें इतने सारे लोग हैं, ठीक है, सिर्फ एक गली में आप निकल जाइए तो आपको 5 दुकान 10 दुकान मिलेगी जहाँ पे हर जगह पे कस्टमर है, लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कस्टमर जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे हम बता रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोग उपभोग के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं मार्केट में और वहां से हम चीनी लेके आते हैं, ठीक है, तो हम चीनी क्या करेंगे, घर ले जाएंगे, चाय बनाएंगे, खीर बनाएंगे, जो भी करेंगे, शरबत बनाएंगे और वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ उपभोक्ता वस्तु की मांग, ठीक है। ऐसा अब मानिए कि हम क्या करते हैं ना कि मेरी एक दुकान है, ठीक है, और उस दुकान में हम क्या करते हैं कि हम टॉफी बेचते हैं, टॉफी बना के बेचने का काम करते हैं, ठीक है। और अब हम चीनी लेके जाते हैं मार्केट से, अपनी दुकान में रखते हैं, उससे कैंडी या टॉफी जो भी बनाने का मेरा काम है वो हम बनाते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पे जो चीनी की मांग है ना, ठीक है, वो उत्पादन वस्तु की मांग में आ जाएगा, क्योंकि वो हम खुद यूज करने के लिए नहीं लेके गए, ठीक है, वो हम किस लिए लेके गए कि हम उससे फर्दर सामान बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में उसको बेचेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये अंतर है उपभोक्ता वस्तु और उत्पादन वस्तु की मांग में, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है ना कि वो ऐसी चीज होती है कि जिसकी यूटिलिटी एंड हो गई, मतलब आप लेके आए, आप उसको यूज किया, उसकी उपयोगिता जीरो। जैसे हम बोले ना कि चीनी है, आप उसको एक बार एक चीज में डाल के यूज कर लेते हैं, चीनी खत्म हो गई, ठीक है, तो वो है। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में क्या है कि अभी जब हम लेके आए, ठीक है, और उससे अभी हम कैंडी या टॉफी या जो भी सामान बनाएंगे बेचने के लिए मानिए, ठीक है, तो उसकी उपयोगिता अभी तो हुई नहीं ना जीरो, अभी तो सामान बना के आपके पास है। हाँ, आप जब फिर से कस्टमर को बेच देंगे, वो कस्टमर लेके जाएगा, ठीक है, तो वहां पे वो उसके लिए उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह के भी कस्टमर है, उपभोक्ता है, ठीक है, कि कुछ लोग जो खुद यूज कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उससे उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो उपभोक्ता वस्तु अंतिम वस्तु होती है जो उपभोक्ता आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, यानी जो आपकी डिमांड है उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बोले कि रोटी है या दूध है या कपड़ा है या फर्नीचर जब आप घर में यूज करने के लिए ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उत्पादन वस्तु की बात करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होता है, ठीक है, तो जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जनरली उत्पादन वस्तु में आते हैं। तो अब रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कोई लकड़ी लेके आता है, ठीक है, और उसकी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, तो उसके लिए वो उत्पादन वस्तु की मांग है, वो लकड़ी लेके आया, उससे फर्नीचर बना रहा है, मार्केट में बेचेगा, वो खुद यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस कहाँ पे हो जाता है कि मानिए हम, ठीक है, मेरी कोई दुकान नहीं है,
लेकिन हम लकड़ी लेके आते हैं और अपने घर में एक कारपेंटर यानी कि एक बढ़ई को बुलाते हैं और बेड बनवाते हैं अपने लिए बनवाते हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम जो वस्तु है लकड़ी की जो हम बात कर रहे थे ना, वो बन गई आपकी कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और अगर कोई दुकानदार है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है, वो लेके जाता है, ठीक है, और वो उससे सामान बनाता है और मार्केट में बेचता है, तो उसके लिए वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु कहाँ, कहीं एक ही वस्तु, जैसे कि हम बता रहे थे ना कि एक टाइम पे वो कंज्यूमर गुड्स हो सकती है, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता के लिए हो सकती है, दूसरे टाइम वो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के लिए हो सकती है। ठीक है, तो सवाल भी अगर इससे रिलेटेड आता है तो आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर किसी सवाल के बारे में आता है, ठीक है, कि मानिए एक आदमी है, वो फर्नीचर बेचता है, वो लकड़ी लेके आता है, तो उसके लिए किस तरह का सामान है, तो ऑब्वियसली वो बेचने के लिए लेके आ रहा है तो प्रोड्यूसर गुड है। ठीक है, और नॉर्मल अगर वो एक उपभोक्ता है और अपने घर में लेके आ रहा है, उसका जैसे हम बोले कि फर्नीचर बनवा रहा है और उस पर वो खुद सो रहा है, यूज कर रहा है, उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, तो ये है पहला टाइप, ठीक है, डिमांड का, मांग के प्रकार का ये पहला हिस्सा है, उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन वस्तुओं की मांग। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की मांग। ठीक है, नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की मांग। ठीक है, तो टिकाऊ वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं लिख सकते हैं। ठीक है, टिकाऊ वस्तु यानी कि ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, और नाशवान वस्तु ऐसा होता है ना जिसको बोलते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में FMCG। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसी के लिए एक वर्ड टर्म यूज होता है, वो है पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक एक करके क्या है। तो दूसरा जो टाइप है डिमांड का, दैट इज नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की मांग, या फिर आप बोल सकते हैं डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो अभी नाशवान वस्तु या फिर पेरिशेबल गुड्स जैसे, या फिर हम बोले कि एक टर्म यूज होता है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो ऐसी चीज होती है, ऐसा सामान होता है कि जब आप एक बार उसको यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, टूथपेस्ट। ठीक है, मंजन। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है ना, वो जब आप ट्यूब लेके आते हैं और एक बार ऐसे आप एक ब्रश पे लगाते हैं और आप ब्रश कर लेते हैं, तो वो उतना पार्ट खत्म हो गया उसका। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके सारा ट्यूब खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह की वस्तु जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, एक बार आप उसका उपभोग करते हैं और वो चीज एंड हो जाती है। जैसे खाने पीने का सामान, अगर हम एक आइसक्रीम लेके आते हैं, हम उसको खा लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम टिकाऊ वस्तु की बात करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं, तो वो ऐसा सामान होता है जिसको, अब जैसे कुर्सी आप लेके आए अपने घर पे, ऐसा थोड़ी कि आप एक बार बैठेंगे तो कुर्सी खत्म, नहीं, वो तो रहेगी ना 6 महीना साल भर, जैसी क्वालिटी है उसकी, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। या कार लेके आप आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ड्राइव पे जाएंगे तो भाई कार जो है वो खत्म, नहीं, वो चलेगी। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस्तेमाल के बाद वो खत्म नहीं होती। ठीक है, उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, जो उपयोगिता है उसकी, वो खत्म नहीं होती, बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सामान को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, और नाशवान वस्तु वैसे सामान को कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए टर्म है पेरिशेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका उपयोग जब आप एक बार करते हैं तो वो एंड हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उपभोक्ता और उत्पादन वस्तुओं को, अब ये चीज है ना कि पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड्स दोनों को एक साथ लेके आएंगे ना, तो उसका भी ये टाइप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जो उत्पादक है, जो सामान बना रहा है,
ठीक है, जैसे कि हम बोले कि अगर हम कैंडीज बनाते हैं, टॉफीज बनाते हैं और हम चीनी लेके जाते हैं, तो चीनी नाशवान है, मतलब एक बार उससे हम कैंडी बना दिए तो चीनी खत्म, ठीक है। तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन था, अलग प्रकार था, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला अलग था, वो अलग नजरिए से देख रहे थे, अलग तरह का क्लासिफिकेशन था कि हाँ कौन सी वस्तु को उपभोग के लिए ला रहे हैं और कौन से उत्पादन के लिए ला रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा फर्दर प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो हर एक सामान प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। साथ ही साथ हर एक सामान को आप नाशवान और टिकाऊ के बीच में, यानी कि पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स के बीच में भी, ठीक है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स के बीच में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। FMCGs का एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ रहा है, जो भी हम जैसे बोले खाने पीने की जो भी चीज़ है, कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है। और अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात हम करेंगे तो इसमें आपका हाउस है, यानी कि घर है, कार है, कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो ड्यूरेबल गुड्स में, मतलब वो टिकाऊ सामान होता है, ठीक है, कि आप लेके आए तो बार बार उसको यूज करेंगे, वो एंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जन्म जन्मांतर वो चलते रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो टूट गया, खराब हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करेंगे नाशवान वस्तु से, उससे तुलना करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी तुलना में आप उसको बहुत ज्यादा दिनों तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप उस पर बैठ भी रहे, मानिए कुर्सी एक बार बैठ रहे 2 बार, तो वो खराब नहीं होगी, ठीक है, या वो खत्म नहीं होगी, उसका उपयोग आप बार बार बैठने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग नाशवान वस्तु की बात करते हैं, FMCGs की बात करते हैं, उसमें यह है कि जितना आप उसका पार्ट यूज कर लिए, फिर वो यूज कर लिए, वो वापस नहीं आएगा। जैसे कि टूथपेस्ट है या साबुन है या खाने पीने की चीज है, अब जितना पोर्शन उसका, जितना पार्ट आप यूज कर लिए, वो एंड हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग, यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म को हिंदी में कहते हैं अल्पकालीन और लॉन्ग टर्म को कहते हैं दीर्घकालीन। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, तो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि काल आ गया तो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब जैसे कुछ चीज क्या होता है ना, तो यहाँ पे भी जब हम बात करेंगे, तो जो भी नाशवान वस्तु थी, यानी कि FMCG जो भी गुड्स था, जैसे कि सब्जी है, फल है, दूध है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाता है ना कि इसकी, मानिए कि आप मार्केट जाते हैं, सब्जी की मार्केट, ठीक है, या मानिए सिंपल, उससे भी सिंपल, एक ग्वाला के पास आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमको 10 लीटर दूध दे दो, वो दे देता है, ठीक है। आप बोलते हैं कि हमको 100 लीटर दूध दे दो, ठीक है। शायद अगर किसी के पास ज्यादा गाय और भैंस है तो वो आपको दे देगा, लेकिन मानिए एक नॉर्मल जिसके पास 5-10 गाय भैंस है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास दूध नहीं है, तो आप बोलेंगे कि कहीं से भी जुगाड़ कर दो, तो वो नहीं बढ़ा सकता है उस मात्रा को, ठीक है, उतने कम टाइम में, क्योंकि ठीक है दूध निकलेगा अगले दिन, ठीक है। तो जो भी अल्पकालीन वस्तु होती है ना, उसकी डिमांड, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी जो मार्केट में बिक रही है, उसको तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे थे कि सब्जी, फल, दूध, ठीक है, इसके लिए कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन शीघ्रता से होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए एक अकेला ऋणात्मक ढलान वाला सामान्य मांग वक्र, अभी मांग वक्र की बात नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको अभी लेके नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, इसको शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम के लिए बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम पे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता ऐसी वस्तु की मांग को। अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में बढ़ाया घटाया जा सकता है कम मात्रा में, अगर उसकी मांग हम बोल रहे हैं बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ सकता और थोड़ा, उससे ज्यादा नहीं,
ठीक है। लेकिन अगर हम दीर्घकालीन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम कुर्सी लेने जाते हैं फर्नीचर वाले की दुकान पे, एक कुर्सी की डिमांड करते हैं, वो दे देगा, हम बोलेंगे कि 1000 कुर्सी, वो बोलेगा ऑर्डर लिखवा दीजिए, एडवांस पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, आपको 15 दिन में दे देंगे, आपको 10 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो मतलब टाइम जो है वो लगा, ठीक है। तो ऐसी वस्तु, ठीक है, कि जिसकी कीमत में परिवर्तन होने से जो क्वांटिटी है, जो मार्केट में डिमांड है, जो मांग है, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी आपूर्ति करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग दीर्घकालीन बोलते हैं। दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम लगता है। और अल्पकालीन वस्तु की बात करेंगे तो वो कम टाइम में, कम अमाउंट से ही बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन कम टाइम में वो कर सकते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, ठीक है, जोल डीन एक इकोनॉमिस्ट है, उनके अनुसार अल्पकालीन मांग से अभिप्राय चालू मांग से है, जिसमें कीमत में परिवर्तन, आय में उतार चढ़ाव आदि की तत्कालीन प्रक्रिया होती है, मतलब तुरंत, ठीक है, बढ़ा घटा तो लोग डिमांड भी बढ़ा घटा दिए, ठीक है। तो और ये चीज एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी हम देते हैं आपको, फिर से टमाटर का ही एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अभी मार्केट में पता नहीं शायद 40 रुपए किलो टमाटर है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है मार्केट में ना कि टमाटर 5 रुपए किलो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे ना कि लोग बहुत ज्यादा टमाटर खरीद के ले जाते हैं, क्यों, प्राइस उसका घटा तो लोग अब ज्यादा खरीदने लगते हैं शॉर्ट टर्म में ही, ठीक है। आज आप सब्जी लेने गए, अच्छा 5 रुपए हो गया, घर से बोल के भेजा गया था कि 1 किलो लेके आना, लेकिन आप पूछ रहे हैं अच्छा क्या 10 में 2.5 किलो दे दो, ठीक है। लेकिन तो शॉर्ट टर्म में ही इसकी डिमांड में जो है, इसकी मांग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अल्पकालीन वस्तु के कैटेगरी में आएगा ये। लेकिन दीर्घकालीन की जब बात करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें अभी ऐसा नहीं होता कि अभी आप सुनते हैं कि एक कार है, उसकी मानो वो पहले 3 लाख रुपए की मिल रही थी, ठीक है, और अभी आप मार्केट गए तो आपको पता चला कि नहीं उसका रेट तो 2,80,000 है, तो आप क्या बोलिएगा कि नहीं एक कार जल्दी से हमको दे दो, पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। तो कंज्यूमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी तो कार्स या बाइक्स की बात आप करें तो जब आप शोरूम में जाते हैं ना, तो आपको प्री बुकिंग कराना पड़ता है कि 1 महीने के बाद मिलेगी, ठीक है। तो जिसकी मांग में परिवर्तन होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो वो दीर्घकालीन वस्तु की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जिसकी मांग में और प्राइस में तुरंत परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, वो अल्पकालीन में आता है। अब सब्जी फल इसकी बात करें ना, तो ये सब ऐसा भी है कि ज्यादा दिन आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। तो जो लोग भी इसको बेचते हैं, ठीक है, आज अगर वो 50 रुपए किलो आपको बेच रहे हैं, किसी सब्जी मार्केट के भी कभी आप लोग जाते होंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जब शाम को बाजार लगती है 3-4 बजे, सब्जी जो है वो फ्रेश होती है, तो नॉर्मल दाम में लोग बेचते हैं, ठीक है। लेकिन कभी आप देर रात में जाइए, ठीक है, तो सब्जी का दाम शाम से बहुत कम हो जाता है, इतने टाइम में ही 3-4 घंटे में, क्योंकि वो जो बेच रहे हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनको पता है कि अगर आज हम इसको घर लेके गए, कल 3 बजे तक रखेंगे तो ये तो खराब हो जाएगा, तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम दाम में ही बेच लो, कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो अल्पकालीन वस्तु की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगला है संयुक्त मांग, ठीक है, और सम्मिश्र मांग, ठीक है। तो उसको जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले एक चीज ये देख लेंगे, ठीक है, संयुक्त मांग और सम्मिश्र मांग। जब दो वस्तुएं एक ही समय में एकल आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ मांगी जाती हैं, उसे संयुक्त या पूरक मांग कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। मतलब बहुत सारा ऐसा सामान होता है ना कि जिसको आप एक साथ ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेन और इंक, इंक आप बिना पेन के यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फाउंटेन पेन की बात कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल जो बॉल पेन आता है उसमें भी रिफिल अगर नहीं रहेगी तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर आप जाते हैं दुकान में रिफिल खरीदने के लिए, तो उसका मतलब आपके पास पेन है तभी आप रिफिल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो वस्तु होती है ना कि जिसको एक पेयर में, ठीक है, उसको जोड़े में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार और पेट्रोल, या कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है वो और पेट्रोल, तो पेट्रोल आप अकेले घर में लाके रख के उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार और पेट्रोल इस तरह के जो भी वस्तु होती है जिसको हमेशा एक साथ यूज करते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी जो डिमांड होती है उसको संयुक्त मांग कहते हैं, ठीक है। तो जिन वस्तुओं की संयुक्त मांग होती है वे वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की मांग गिर जाती है, ठीक है,
तो ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अभी हम ये नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सम्मिश्र मांग में एक वस्तु से विभिन्न प्रयोगों में स्पर्धा यानी कि कंपटीशन रहता है, अतः उस वस्तु का प्रत्येक प्रयोग उसके अन्य प्रयोगों से स्पर्धा करता है, इसके लिए इसे स्पर्धी मांग यानी कि प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। किसी वस्तु के लिए एक उपयोगकर्ता द्वारा मांग में परिवर्तन से अन्य उपयोगकर्ताओं को इसकी पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसकी कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल क्या हो गया, पहला हम इसमें बताए, लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं कॉपी पे तो लिख लीजिए, संयुक्त मांग जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। तो ज्वाइंट डिमांड कैसी वस्तु को बोलते हैं, पूरक वस्तु में, मतलब जब कोई दो वस्तु ऐसी हो ना कि जिसको आप एक साथ ही यूज कर सकते हैं, अकेले अकेले आप यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके पास कार है आप तो ही जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए, आपके पास बाइक है या कोई भी सवारी है तभी आप जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए, ठीक है। तो कार और पेट्रोल या बाइक और पेट्रोल या इस तरह की जो भी गाड़ी है वो और पेट्रोल मिलके एक ज्वाइंट डिमांड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तु, ठीक है। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त मांग, और अगला इसी के साथ है सम्मिश्र, ठीक है, जिसको कॉम्पिटिटिव डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या होता है ना, एक ही सामान है, ठीक है, उसी के दाम में अंतर होने से, मतलब ज्यादा बढ़ने और ज्यादा कम होने से, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा ना, इसमें कंपटीशन हो जाता है। जैसे हम सिंपल बताते हैं, ठीक है, कि मानिए दूध, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, 50 रुपीज लीटर मिलता है, ठीक है। अब एक आम आदमी जिसकी आम सी सैलरी है वो अपने घर में 1 किलो दूध खरीदता है रोज, ठीक है, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो दूध पी सके, घर में चाय बन सके, नॉर्मल एक बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता क्या चलता है ना कि दूध का दाम घट के 20 रुपए लीटर हो गया, पहले 50 था अब 20 हो गया, तो अब आपको 50 में ही 2.5 लीटर दूध मिल जाएगा, तो अब आप 2.5 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप चाय भी बना रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, साथ में उससे दही भी जमा ले रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में घी भी बना ले रहे हैं, या शायद जो पेरेंट्स है वो खुद भी पी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपस में ही कंपटीशन है कि जब दाम घटेगा तो उसको ज्यादा खरीदेंगे और अलग अलग चीज में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन वही दूध मानिए 50 से क्या होता है 100 रुपए लीटर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, कटौती करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कि अरे छोड़ो चाय उतना जरूरी नहीं है, बच्चा छोटा है उसके लिए बस ½ लीटर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो वस्तु होती है, ठीक है, तो उस वस्तु का प्रयोग, ठीक है, प्रत्येक प्रयोग उसके अन्य प्रयोगों से स्पर्धा रखता है, यानी कॉम्पिटिटिव फीलिंग है कि किसको अभी दबा सकते हैं और कौन सा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह की भी डिमांड होती है, और ये आप पर्सनली भी फेस करते हैं, डेली लाइफ में आप देखते हैं, या घर में आपकी जो मम्मी होंगी वो देखती हैं, या अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये एक तरह की डिमांड है, ठीक है। तो अभी क्या क्या पढ़े, स्टार्टिंग से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। पहला हम लोग पढ़े डिमांड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज डिमांड, मांग किसको बोलते हैं, टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दैट इज परचेज्ड एट वेरियस प्राइजेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ गिवन मार्केट, ठीक है। और हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है, मतलब एक सिस्टम है, जिन्हें क्रेता यानी कि जो कंज्यूमर है सभी संभव कीमतों पर एक समय में तत्काल खरीदने के लिए इच्छुक है, ठीक है, कि अच्छा इस प्राइस पे है तो हम ये खरीद लेंगे, ठीक है। ये हम लोग पढ़े। ये भी पढ़े स्टार्टिंग में कि इच्छा और मांग में अंतर होता है, ठीक है। इच्छा है और आप उसके साथ ही साथ आपके पास क्षमता है, यानी कि पैसे हैं खरीदने के लिए, तब वो एक प्रभावी इच्छा जो है वही मांग है, ठीक है, यानी कि अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, उसको हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि फीचर्स क्या क्या है डिमांड के, मांग की विशेषता क्या क्या है। तो उसमें हम लोग पढ़े कि भाई इच्छा और मांग में अंतर होता है, एक व्यक्ति की सैकड़ों इच्छा हो सकती है लेकिन मांग उसमें कुछ ही होती है, ठीक है, मतलब डिजायर्स तो अनलिमिटेड है लेकिन डिमांड उसमें से लिमिटेड है, कुछ है, ठीक है। अगला, मांग एक प्रभावी इच्छा है, मतलब सक्सेसफुल, ऐसी डिजायर जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है तो वो है, ठीक है। और मांग का संबंध सबसे ज्यादा किससे है, मूल्य से है, यानी कि प्राइस से है,
ठीक है, वो कैसे, वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और मांग हमेशा समय से भी संबंधित होती है, ठीक है, जिसका हम एग्जाम्पल भी बताए थे। फिर हम लोग पढ़े मांग के प्रकार। पहला था उपभोक्ता वस्तु और उत्पादन वस्तुओं की मांग, यानी कि डिमांड फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर गुड्स। अगला था नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की मांग, यानी कि एफएमसीजीज और ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और फिर था अल्पकालीन और दीर्घकालीन, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। और फिर था संयुक्त और सम्मिश्र मांग, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई दिक्कत है तो सवाल चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना कि इस पॉइंट पे दिक्कत है। इफ यू हैव अंडरस्टूड तो लिख दीजिए कि समझ गए हैं या यस, और अगर कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में काइंडली लिख दीजिए कि ये डाउट है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर दें। समझ गए हैं राहुल? चलिए ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी के लिए एक टिप है कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसको पढ़िए, और पिछले साल का क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा या इस साल का जो भी मार्केट से है उसमें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें देखिए कि दिक्कत आ रही है, अगर तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। थैंक यू।